अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की जंग से दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें ऐसी बेकाबू हुई कि अच्छे मुल्कों का बजट तहस नहस होकर रह गया है। पाकिस्तान की बात ही क्या कि अमेरिका में भी महंगाई की सालाना शरह बढ़कर 4.2% तक जा पहुंची है, जो गुज़िश्ता 3 सालों की बुलंद तरीन सतह थी। इस जंग से नाज़रीन, पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों ने एक से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रवां साल अप्रैल में तो पाकिस्तानियों ने 414 से लेकर 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर तक पेट्रोल खरीदा। तब हुकूमत तसल्लियां देती रही, कहती ये रही कि ये इजाफा जो है ये भारी दिल के साथ किया जा रहा है। हम गरीबों की मजबूरियों को समझते हैं, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान की शानदार सिफारती कोशिशों से मशरिक़ वस्ता में बारूद की बारिश थम चुकी है, अमन की जानिब उठते कदम आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें नीचे धकेल रहे हैं और $126 फी बैरल की बुलंद तरीन सतह से आज 38% कमी के साथ $71 फी बैरल से भी नीचे आ गई है और इसके खुशगवार असरात को पूरी दुनिया वेलकम कर रही है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए हनूज दिल्ली दूरस्त। गुज़श्ता माह 26 जून को भी पेट्रोल की कीमतों में कमी की उम्मीद थी, जो हसरत में बदल गई। हुकूमत ने कीमत बरकरार रखी और गुज़श्ता रोज़ भी हुकूमत ने आवाम से किया गया वादा पूरा नहीं किया। गुज़श्ता रोज़ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ नाज़रीन, उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 2 जुलाई यानी आज से पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में ₹2.5 फी लीटर कमी के साथ क्लाइमेट सपोर्ट लेवी ₹2.5 से बढ़ाकर ₹5 फी लीटर कर दी है। यानी बिगाड़ कर बनाए जा, उभार कर मिटाए जा, मैं तेरा चराग हूँ, जलाए जा बुझाए जा। हुकूमत कब तक आवाम की बनाती बिगड़ती ये जो सिचुएशन है इसको अपने महंगाई के सूरत में जो है वो भुगतती रहेगी? ये लेवियाँ जो है ये कब तक लगती रहेंगी? उन्हें अपने वादे जो है वो कब याद आएंगे हुकूमत की मैं बात कर रही हूँ। और महंगाई के जो अजाब है जो पेट्रोल की कीमतों के सबब नाजिल हुआ है, आखिर ये कब ख़त्म होगा? अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, ये जानते हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना एहसान अफजल साहब से, जो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आपने वक्त निकाला मेरे शो के लिए। सर, वही सवाल जो आजकल हर पाकिस्तानी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब तो पाकिस्तान की सालिसी से मशरिक़ वस्ता में अमन है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें सर जो हैं वो कम हो रही हैं, 38% इनफैक्ट कम हुई हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी बहुत सारी ऐसे कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के जो नॉर्मलाइज नहीं हुए। उसमें एक प्रीमियम होता है पेट्रोलियम और डीजल की प्राइसेस पे, वो नीचे नहीं आया। इंश्योरेंस कॉस्ट अभी भी रिस्क है, जो जितने भी इंश्योरेंस लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो नॉर्मलाइज नहीं हुई, प्री वॉर लेवल पे नहीं आई, जिसकी वजह से टोटल रिवर्सल नहीं हुआ कीमतों का। लेकिन ये चीजें जैसी नॉर्मलाइज होती हैं, इनको फौरी तौर पे पास ऑन कर दिया जाएगा और ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। बज़ाहिर क्रूड ऑयल की प्राइस से लगता है कि प्री वॉर की कीमतें आ गई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अभी भी जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुए, जिसकी वजह से कॉस्ट में फौरी तौर पे कमी नहीं हुई। अच्छा, लेकिन सर ज़ाहिर जब वादे किए जाते हैं, खास तौर पर जैसे अली परवेज़ मलिक साहब ने 5 रोज़ पहले तकरीबन कहा था कि आलमी मार्केट में जुई कीमतें, उन्होंने तो कम होने का भी नहीं कहा था बहुत ज़्यादा, उन्होंने तो कहा था जो मुस्तहकम होंगी थोड़ी तो हम फ़ौरन से आपको रिलीफ दे देंगे। तो ज़ाहिर है हम आवाम फिर इस इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं, लेकिन बहरहाल आपने इसका जवाब तो फरमा दिया। सर, ये बता दीजिएगा कि जो क्लाइमेट लेवी है, ज़ाहिर है इसमें ₹5 जो है आप लोगों ने इसमें इजाफा किया है, लेकिन समझ से बाहर ये है कि जब वर्ल्ड बैंक से $2 अरब हम ले रहे हैं क्लाइमेट के लिए माहौलियाती फंड में, तो फिर ये पेट्रोल डीजल पर क्लाइमेट लेवी लगाकर ₹50 अरब सालाना जो वसूल किए जाएंगे, सर इसको जस्टिफाई कर सकेगी हुकूमत? कोई जवाब है सर इसका हुकूमत के पास? ये तो बजटेड है। अब इस बजट के मुताबिक तो हमने इन टारगेट्स को पूरा करना है। ये तो इस साल के अंदर जो बजटेड लेवी है इसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, उस टारगेट को इसी तरीके से अचीव करना है। तो अब देखें, ये आप अगर जिन मुल्कों के अंदर टैक्स टू जीडीपी उस लेवल पे नहीं है, जिन मुल्कों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन उस लेवल पे नहीं है, हमें बदकिस्मती से इस पेट्रोल और जो चीजें हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ता है। अभी भी पाकिस्तान उसी मोड के अंदर है। जरूर हमारा जब टैक्स टू जीडीपी और जिस तरीके से हमारी डॉक्यूमेंटेशन और इकोनॉमी की होती जा रही है, तो हम रिलीफ जरूर देंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी इसके अंदर जो है दुनिया भर में जिन ममालिक में टैक्स टू जीडीपी कम होता है, वहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को टैक्स किया जाता है और किसी तरीके से कलेक्शन की जाती है। ये हम अभी उस फेज में, लेकिन इस फेज से जरूर
हम आने वाले सालों में निकलेंगे। अच्छा, लेकिन सर मुझे ये बता दीजिएगा कि आप ये कह रहे हैं, जो मैं आपकी बात से मतलब समझूं या देखने वाले समझेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो उसकी तस्दीक कर दीजिएगा, दुरुस्ती कर दीजिएगा कि मैं गलत बात कर रही थी। आपने सर ये कहा है कि चूंकि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं हमारे मुल्क में अंदर, जो बड़े बड़े लोग हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, तो उसका खमियाजा जो है मुझे भुगतना होगा, मेरी फैमिली को भुगतना होगा, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको भुगतना होगा, पेट्रोल के अंदर उनको वो टैक्स देना होगा, जो टैक्स आपको बड़े बड़ों से लेना चाहिए है, जिनकी बड़ी बड़ी मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो पैसा चोरी करते हैं, क्योंकि आप उनसे नहीं ले पा रहे हैं, हुकूमत नहीं ले पा रही है, तो इसलिए मैं वो पैसे दूं, अवाम जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो पैसा दें, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है सर। देखिए, आपने किसी हद तक जो उसकी तर्जमानी की है मेरे मौक़िफ़ की, मैं उससे एग्री करता हूँ कि हमने जो मगरमच्छ हैं और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, हमने उनको टैक्स नेट में लाए हैं और उनसे हमने टैक्स वसूली में इजाफा किया है। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जब ये सब लोग अपने टैक्सेस देना शुरू कर देंगे प्रॉपरली, या हुकूमत इनसे लेना शुरू कर देगी, जिसके अंदर ऑब्वियसली ज़राअत भी है, रिटेलर्स भी हैं जो कि अभी टैक्स नेट में उस तरीके से नहीं है, और बहुत सारे जो टैक्स नेट में हैं भी वो भी टैक्स एवेजन करते हैं। तो आप दुरुस्त फरमा रही हैं, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दीगर सेल टैक्स होते हैं उसमें कमी वाकई हो सकती है। और लेकिन हमारा इसमें जो रोल रहा है वो पॉजिटिव ही रहा है। हमने तो टैक्स टू जीडीपी को 8% से 10.25% पे हमने बढ़ाया है, और हमने कंप्लायंस और टैक्स चोरी के अंदर वाजे जो है बेहतरी हम लेके आए हैं। और बिल्कुल देखें, ये हमने किया है तो हमने नौकरी पेशा आदमी को टैक्स रिलीफ दिया है या एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिलीफ दिया है, लेकिन आपने जो तर्जमान उसको जो तशरीह आपने की है वो किसी हद तक दुरुस्त है। ये बदकिस्मती है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं, और उसका खमियाजा फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए जो है वो एक बोझ आम आदमी पे पड़ता है। और ये जब तक हम उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये इस बोझ में कमी नहीं आएगी, ये हकीकत है। अरे सर, मैं यहाँ आपको सराहना चाहूँगी कि बहुत सारे वज़रा जो हुकूमत की तर्जुमानी के लिए हमारे शोज़ में मौजूद होते हैं वो तो ये मानते भी नहीं है ना, हालांकि हम जानते हैं। और चलें, शुक्रिया आपका कि आपने इस चीज़ को एटलीस्ट तस्लीम तो किया। सर, आज एक और बड़ी खबर जो आई वो IMF की तरफ से, जैसे हम देखते थे कि बहुत सारे मुतालिबात आते थे, ऐसे वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है कि NFC अवार्ड जो है उस पर नज़रसानी की जानी चाहिए, जो सूबा ज़्यादा महसूलात इकट्ठी करता है उसको आप ज़्यादा उसमें हिस्सा दें। तो सर इस तरह से तो हमारा, चलें एक सूबे की मैं मिसाल दे देती हूँ, बलूचिस्तान तो फिर पिस कर रह जाएगा सर, उसकी तो इतनी कलेक्शन ही नहीं है। तो ये इस पर हुकूमत ने कुछ सोचा है कि क्या जवाब देना है, इस पर अमल करना पॉसिबल भी होगा, नहीं होगा सर? इस पे वर्ल्ड बैंक या कोई और मल्टीलैटरल तो अपनी राय जरूर दे सकता है, लेकिन वो राय आप उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें ये तो हमारा इंटरनल मामला है। बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन NFC के ऊपर तो ऑब्वियसली हमें कंसेंसस अचीव करना होगा ना। मल्टीपल जमातों को एक पेज पे आना होगा कि उसके अंदर अगर कोई तब्दीली की जाए। देखिए, तब्दीली जो है वो वक्त के साथ साथ हमें रिवाइज करनी चाहिए चीजें। अगर कोई चीज नहीं चल रही तो उसके ऊपर हमें जिद नहीं करनी चाहिए। हमें चेंज को या हमें बेहतरी के लिए चीजों को अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो इसके ऊपर अब देखें, डेफिनेटली पाकिस्तान का जो माशी स्ट्रक्चर है जिसमें सूबों का भी रोल है, सेंटर का भी रोल है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो ये NFC के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक कह रहा है उससे तो मैं भी एग्री नहीं करूंगा। आपने भी दुरुस्त कहा है कि ये तो आपको जो अंडर डेवलप्ड रीजन हैं उनको हमें डेवलप करने की जरूरत है, और उनको हमें साथ मिलाने की जरूरत है अपनी तरक्की की जो भी रफ्तार है, जो तरक्की याफ्ता इलाके उनके साथ। तो लेकिन ये कंसेंसस के बगैर कुछ भी नहीं होगा, और कुछ ना तब्दीली आएगी NFC में, ना कोई इसके अंदर हम चेंज ला सकते हैं जब तक मल्टीपल जमातों का कंसेंसस नहीं होता और उस पर डिबेट जरूर होनी चाहिए। सर ये बड़ा आपने कहा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए है, सबको साथ बिठाकर बात होनी चाहिए कि इसमें, जी सर आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इसमें मैं आऊँगी खासतौर पर सियासी इस्तेहकाम की जानिब, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आज ही की खबर है सर, आपने कहा कि तरक्की की रफ्तार बढ़नी चाहिए। सर एक चीज़ है जिसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पाकिस्तान में, और वो है महंगाई, जिसकी औसत शरह की सर अगर बात करें तो वो 7.05% हो गई है। लास्ट ईयर आपके बिल में है कि ये 4.5% थी। सर इसे कौन रिवर्स करेगा? अवाम ये पूछते हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जो ठंडे दफ्तरों से में बैठे हैं, जो बाहर नहीं निकलते हैं, जिन्हें आटा दाल का भाव मालूम नहीं है, तो सर फिर ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करेगा?
देखिए, इसमें एक तो ये पहलू है कि प्राइस कंट्रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करे, लेकिन उससे ज्यादा जो अमल प्राइस कंट्रोल का होता है वो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर से होता है, सप्लाई डिमांड से होता है, ग्लोबल जो मामलात हैं उससे होता है। किसी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल रोल बनता है कि जो मिडल मैन है वो जखीरा अंदोजी के जरिए जो है वो प्राइसेस को ऊंचा ना करें या मुनाफाखोरी के लिए प्राइसेस को ना करें, लेकिन ये एक लिमिटेड रोल है। देखिए, महंगाई की शरह को हम 40% से 7% या 4% पे लेके आए। अब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ने की वजह से ये कीमतें बढ़ी थी। हमें आगे ये नजर आ रहा है कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो मजीद नीचे जाएंगी और आलमी मंडी में भी मजीद नीचे जाएंगी और इस मुल्क में भी पेट्रोल और वो चीजें सस्ती होंगी, तो महंगाई हमें कम होती नजर आ रही है आगे आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर। इंशाल्लाह ये कंट्रोल में आ जाएगी और बाकी हम समझते हैं कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन सूबों का रोल है वो भी रोल जरूर अदा करेंगे, लेकिन टेक्निकली वो उनका रोल जो है वो लिमिटेड है महंगाई को काबू करने में। अरे सर, लेकिन बहुत सारी जगहों से ये शिकायत भी हैं, इनफैक्ट सभी जगहों से है कि अगर पेट्रोल की कीमतें कम भी हो जाती हैं उसके बावजूद जो कीमतें एक बार बढ़ जाती हैं पाकिस्तान में वो वापस आती कभी किसी ने देखी नहीं है। बहरहाल मुझे ये फरमा दीजिएगा कि जब हम माशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, राणा साहब आपके साथ मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं जानना चाह रही हूँ, तो माशी इस्तेहकाम जो है सर वो किसी भी मुल्क के सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ होता है, जैसे अभी पिछली बात का जवाब देते हुए आपने खुद फरमाया। तो सर ये फरमा दीजिएगा कि माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है, क्योंकि पीटीआई की जानिब से मैं नाम ले लेती हूँ जमात का कि ये सोचा जा रहा था कि आप जब एक खारिजी महाज से फ्री होंगे, जब ईरान का अमेरिका का मसला निमट जाएगा तो फिर से कुछ ना कुछ तवज्जो जो है वो अंदरूनी जो हमारे एक हमें अदम इस्तेहकाम दिखाई देता है सियासी तौर पर, उसकी जानिब आप लोगों की तवज्जो मबजूल होगी। तो आ रहे हैं आप इस तरफ भी? देखिए, पहली बात तो ये मैं नहीं समझता कि सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। माशी इस्तेहकाम किसी हद तक हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया भर के मल्टीलैटरल्स इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। अब आगे बात ग्रोथ की, हम ग्रोथ की तरफ इंशाल्लाह इस साल बढ़ेंगे, 4% का हदफ है वो हम अचीव करेंगे। जहां तक सियासत की बात है या पीटीआई की बात है, देखें उस जमात का मसला ये है कि हम तो उनके साथ इंगेज होना चाहते हैं, अच्छा। लेकिन हम जमात लेवल पे इंगेज होना चाहते हैं। वो कैदी हैं खान साहब की सोच की, और वो खान साहब की सोच क्या है? उनकी सोच यही है कि जब भी उनको मौका मिला है बातचीत का या एंगेजमेंट का अपने पार्टी मेंबर्स के साथ, तो वो सूबे को कह देते हैं कि आप इस्लामाबाद पे धावा बोल दें। सर मैं उस मुलाकात का तो जिक्र ही नहीं कर रही, मैं तो आपसे अर्ज ये कर रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मिल लें ना, फिर आप मिल लें, अपोजिशन लीडर से मिल लें, अचकज़ई साहब से मिल लें, वो तो भाई भाई कहते फिरते हैं वज़ीर आज़म को, तो भाई की भाई से मुलाकात हो जाए तो शायद कोई रास्ता निकल आए। सर ना मिलवाएं फैमिली को, आपने नहीं मिलवाना। आपने देखा था कि पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और अचकज़ई साहब की गुफ्तगू हुई, हैंडशेक हुआ। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बिल्डअप करने की जरूरत है, ऑपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी, और ये होते हुए आपको नजर आएगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल है कि हम इनके साथ बैठें और मुल्की मफाद के लिए मिलके काम करें मुल्की एजेंडे के ऊपर। लेकिन जब अगर इनका एजेंडा सिर्फ खान हुआ तो उसके ऊपर फिर हुकूमत के पास कोई बहुत ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है कि वहाँ हम उनको कोई एनआरओ दे सकें या रिलीफ दे सकें। राणा साहब बहुत शुक्रिया, आप जैसे लोगों से बात करके बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप ही की जमात में बहुत सारे ऐसी हैं जिनसे जब सवाल किया जाए तो वो कहते हैं जी हाँ ख़रीदा है हमने फलां चीज़। तो आप जैसे लोग जब इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हाँ जी मुल्क मुश्किल में है और उसके लिए ज़ाहिर है कि आवाम को कहीं ना कहीं अगर कुर्बानी देना पड़ रही है तो आप एटलीस्ट उसका इतराफ़ तो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राणा एहसान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन प्रोग्राम में अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ अरसे से हेडलाइंस में रहने वाले एनएफसी अवार्ड की, जिसे आज फिर वर्ल्ड बैंक ने न्यूज़ बुलेटिन की हेडलाइंस में शामिल करवा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड बैंक एनएफसी अवार्ड पर नज़रसानी का मुतालबा करते हुए कह रहा है कि सूबों में वसाइल की जो तकसीम है वो आबादी के बजाय अखराजाती ज़रूरियात और आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर की जाए। जो सुबह ज़्यादा महसूलात जमा करे उसे ज़्यादा वसाइल मिलने चाहिए ताकि बेहतर माली नज़्म व नस्क और टैक्स वसूलियों की हौसला अफजाई हो। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एनएफसी के तहत सूबों को वफाक की आमदन से 57.5% शेयर दिया जा रहा है। सूबाई महसूलात का तकरीबन 80% इंतजामी अखराजात पर खर्च हो रहा है, जबकि माहौलियात के शुबे पर सिर्फ 1% वसाइल सर्फ किए जा रहे हैं।
तालीम, सेहत और अवामी खिदमात जैसे आम शोबे भी तवज्जो हासिल नहीं कर सके हैं। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक के साथ साथ IMF भी इस हवाले से दबाव डालता दिखाई देता है। माशी मुश्किलात का शिकार हुकूमत कब तक इस दबाव को बर्दाश्त कर सकेगी और क्या वाकई NFC अवार्ड एक बड़े माशी मसले की जड़ है? ये जानेंगे मारूफ माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से, जो किताबों के मुसन्निफ भी हैं और 2 टोक राय देने के हवाले से जाने माने जाते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। शाहिद साहब, ये बता दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक अब ये जो मुतालिबा कर रहा है कि NFC अवार्ड पर नज़रसानी की जाए, आपको लगता है कि ये तकाजा सही है और क्या ये तकाजा पूरा करना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए पॉसिबल रहेगा? IMF का जो ये मशवरा हमें दिया है आलमी बैंक ने, ये इंतहाई तबाहकुन है और ये ना उनको इसका इख्तियार हासिल है। वो पाकिस्तान की मईशत को रेंगता हुआ रखना चाहते हैं। दरअसल बुनियादी बात ये थी, जो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, कि 18वीं तरमीम जब आई थी तो वो इंतहाई शानदार चीज थी और उस वक्त हमारी हुकूमत की भी और हमारी भी सोच यही थी कि सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। लेकिन कभी भी उस पर अमल नहीं किया गया। उसके बाद फौरन बाद जब 7th NFC अवार्ड आया तो बड़ी मुबारक सलामत हुई, मगर उसी रोज इत्तेफाक से मैं PTV के ऊपर बैठा था उसी रोज, तो मैंने ये कहा था कि ये बड़ा गलत हुआ है और इस पर अमल नहीं होगा। IMF ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इन हुकूमतों से ये कहा कि जनाब, ये तो आपके टैक्सों की वसूली तो आपकी होती नहीं है, तो आप ऐसा करें कि जो सूबों को हिस्सा मिलता है तो सूबे उसमें से 170 अरब रुपए 17 बिलियन बचा लें। तो बचाएंगे कैसे? तालीम का बजट कम करेंगे, सेहत का बजट कम करेंगे। अब वो 170 अरब की जो रकम है वो बढ़ के जो है ना, वो 1676 अरब पर पहुंच गई। तो उतना ही तालीम और सेहत का बजट कम है। हमारा मसला क्या है, मैं क्योंकि आपका प्रोग्राम आम लोग देखते हैं, वो भी देखते हैं, मैं उनको बता दूं। देखिए, एक घर में 5 अफराद हैं और 3 रोटियां हैं, तो माँ भी कुर्बानी दे, बाप भी कुर्बानी दे, बच्चे भूखे रहेंगे। हल की आमदनी बढ़ा के 15 रोटियां बना लें या 20 रोटियां बना लें। अगर घर के अंदर 5 अफराद 20 रोटियां हैं तो सब एक दूसरे को ऑफर करेंगे, जनाब आपने, और जो बच जाएगी उसको खैरात कर देंगे। तो IMF या वर्ल्ड बैंक कभी नहीं कहता कि भाई आपके यहाँ जो टैक्सों की चोरी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं कि FBR एक साल में 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है, और अगर सूबों को भी आप कर ले लें तो हो जाता है 25,000 अरब रुपया सालाना कम वसूली। हमारा जो मसला है वो ये है नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि जो एक मर्तबा तय हो गया, सूबों को हमने कह दिया कि हम उनको 57.5% हिस्सा देंगे। हमारा आइन ये कहता है कि जो मर्तबा आपने कम कर दे दिया उसको कम नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ, हल क्या है? हल ये है कि आप टैक्सों की चोरी रोकें, मालदार लोगों से टैक्स लें जो नहीं देते, अवाम को ना कुचलें, GST कम करें, पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता जो किसी जमाने में चंद रुपए था, आपको बताऊं मैं 2022 में 127 अरब रुपए था, अब ये 1676 अरब रुपए हो गया। इसमें सूबों को हिस्सा नहीं मिलता। तो बात क्या है, मसला क्या है, वो मैं आपको बता दूं। वफाक जो है अपने इख्तियारात मुंतकिल नहीं करना चाहता सूबों को। सूबे जो है अपने इख्तियारात मुंतकिल नहीं करना चाहते लोकल बॉडीज को। और जब तालीम और सेहत चली गई सूबों को वफाक से, तो वफाक को चाहिए थे वो वजारतें खत्म कर देते। वो वहाँ आज भी वजीर बैठा है, तो वजारत जब आपने वहां मुंतकिल किए तो इख्तियारात तो आपने कम नहीं दिए उनको, और वसाइल जो है अपने कम किए। उसके बाद भी वफाक के जो है अखराजात बढ़े हैं। तो मेरे मुल्क का जो मसला है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का, हमें IMF और वर्ल्ड बैंक का मशवरा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, तीनों पार्टियों का मैंने मंशूर पढ़ा है, ये तीनों पार्टियां इख्तियार में आज भी हैं, माजी में भी वफाक में सूबों में रही हैं, तीनों पार्टियां। सर, ये तो आप बिल्कुल वही बात फरमा रहे हैं सर, जो आलमी बैंक ने कही है कि सूबे जो हैं या हुकूमतें जो हैं सूबाई, वो NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के जो सम्राट थे वो मौसर अंदाज में आवाम तक मुंतकिल करने में कामयाब नहीं हुए। आपने बहुत सारी तजावीज़ दी हैं, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या अभी भी ये पॉसिबल रहेगा पाकिस्तान के लिए कि NFC को हम नहीं छेड़ें, उसके बगैर ही हम अपने मामलात जो हैं उनको किसी तौर बेहतर कर सकें? शाहिद हसन सर। मोहतरमा, पहले मैं बता दूं कि आलमी बैंक ने ये बात नहीं कही है, हमें बिटवीन द लाइंस देखना है। आलमी बैंक ने क्या कहा आप निकाल के देख लीजिए। वो ये कहते हैं सूबों ने जो वफाक को रकम वापस की है 1035 अरब रुपया, ये दुरुस्त है बशर्ते के आगे चल के इस्लाहत कर ले। मैं कहता हूँ ये आग से खेलना है। हम 1035 अरब रुपया सूबे अगर वफाक को देंगे ग्रांट,
तो फिर उनके पास तालीम का बजट का क्या होगा, सेहत का बजट का क्या होगा। हमें पता है कि हमें 26 मिलियन बच्चे, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 6 साल से 16 साल के हर बच्चे को स्कूल लाजमी भेजें, जाना मुफ्त चाहिए। तालीम दें। आलमी में कहता है जी आप अपने आइन को एक तरफ करें और आप उनको दे के अपने तालीम का बजट कम कर दें। हम नहीं करेंगे। मेरे मुल्क में 11 करोड़ आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनको इलाज मुआवजे की सहूलियत मैसर नहीं है। ऐसे ही है। दुनिया के 10 ममालिक जहां भूख की सूरत हाल संगीन है, उसमें पाकिस्तान शामिल है। जी तो जी। हमें ये देखना है कि हम कोई हिस्सा किसी का हम नहीं करना चाहते। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 15,000 अरब रुपया कम वसूल हो रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहे, उसका आधा ही वसूल कर लें तो आपके आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे। वो पाकिस्तान की मईशत को रेंगना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से ना रहे। जो तबाहीकारियां आई हैं वो पहले दिन से IMF हुकूमतों के साथ शामिल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आलमी बैंक को आज ख्याल आया? मेरी तहरीरें आप देख ले, मेरी किताबों में देख लीजिए, जी मैं जी। 2010 से मुस्तकिल कह रहा हूँ ये गलत हो रहा है। ये 7th NFC अवार्ड गलत है और ये हम उसको 25 जो है 2010 से अब तक चला रहे हैं, 5 साल के लिए आया। अरे सर, मैं ये चाहता हूँ बहुत सारी तीनों पार्टियों के मंशूर में क्या जी है, जी जी। सर ये बता दीजिएगा। सिर्फ आपको मुस्लिम लीग क्या फरमाए, सर नहीं, हुक्म कीजिए, बोलिए। क्या फरमाइए। सर मैं ये पूछना चाहती थी, जहाँ आपने इतनी सारी तजावीज़ दी हैं, जहाँ आपने इतनी सारी जो गलतियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं, अपनी किताबों में भी आपने उसका जिक्र किया, अक्सर हम आपको प्रोग्राम्स में सुनते भी हैं, मधु भी करते हैं। सर ये जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ये जो एक नया पेंडोरा बॉक्स है शायद पाकिस्तान के लिए, कि जो सूबा ज़्यादा महसूलात जमा करे उसे आप ज़्यादा वसाइल दे दें, तो सर इससे तो ज़ाहिर है कि सिंध सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा, पंजाब का फ़ायदा होगा, तो बलूचिस्तान सर कहाँ जाएगा? क्योंकि उसकी तो टैक्स कलेक्शन नाकाफ़ी है। तो ये क्या सोच कर ये सजेशन, ये तजवीज़ दी गई है, और आपको लगता है कि इस पर अमल करना पॉसिबल है? मोहतरमा, यही तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इनके मशवरों को आप एक तरफ डालें। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि पंजाब हो या सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, तीनों को क्या इख्तियार हासिल है कि वो टैक्स की चोरी होने दें। मैं ये चाहता हूँ कि तीनों अपने वसाइल से ईमानदारी से टैक्स वसूल करें और उसको आवाम तक पहुंचाएं। वफाक ईमानदारी से टैक्स वसूल करे, लेकिन चूंकि KP में दहशतगर्दी हो रही है तो वफाक उनको एडिशनल ग्रांट दे। हमारा बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, मगर सबसे गरीब भी है। तो हमें उनको ग्रांट देनी पड़ेगी वफाक को, ये ना हो कि आप उनसे ग्रांट मांगे। तो मैं ये चाह रहा था कि ये जो 15,000 अरब रुपए माहाना कम वसूल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर, और सूबे मिला के 25,000 कम कर रहे हैं, इसका आधा भी वसूल कर लें तो आप NFC अवार्ड को ना छेड़ें। वफाक को ये कहेंगे भाई तालीम सेहत अगर आपने ट्रांसफर कर दिया है तो आप अपने अखराजात कम करें, कैबिनेट खत्म करें, और जो आपके पास फाजिल रकम है आप बलूचिस्तान को दें कि वहां से गुर्बत कम हो, महरून कम हो। आप KP को दें क्योंकि वहां दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, उनको उससे निपटना है। तो असल जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा केक का साइज छोटा है। आलमी बैंक ये कहता है छोटा केक रहने दें, आप इसको तकसीम में कर दें। मेरा कहना नहीं, जो बुनियादी इंसान की जरूरत है उतने वसाइल आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं। आपको टैक्स GDP रेशो दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट हमारे यहाँ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता दूं, मुल्क की बचतें किसी जमाने में 14% हुआ करती थी, अब वो 7% पर आ गई है। तो आप कर्जे ले रहे हैं, फिर आप सूद देते हैं। हमें उसको ओवरहाल करना है अपने माशी निजाम को। सिर्फ एक जुमला मैं आपको बताऊं तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मुस्लिम लीग नून का मंशूर मैंने पढ़ा है, मैं आपको दोहरा देता हूँ। हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत को ठीक करने के लिए जिन इस्लाहात की जरूरत है वो टैक्सों का शोबा है। हमें यह भी पता है कि ताकतवर तबके इनकी मुखालफत करेंगे और हम उनसे निमट के दिखाएंगे। अब तीनों पार्टियों ने निमटा नहीं, उनको गले लगा लिया। मैं वो वही कहता हूँ जो तहरीक इंसाफ के मंशूर में है, जो आइन में है, जो मुस्लिम लीग नून के मंशूर में है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है, जिसके बुनियाद पे वो इलेक्शन जीते हैं, आइन को तस्लीम करें और ईमानदारी से टैक्स वसूल करके ताकतवर तबकों से वसूल करें, आवाम को दें। ये इस्लाम का तो सारे मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे, हमें किसी के मशवरों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वजह फरमाया आपने शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। आई विश कि ऐसा हो सके जैसा आप किताबों में फरमाते हैं, जैसा आप अपनी गुफ्तगू के ज़रिए हमें और हुकूमत को मैसेज देते हैं। नाज़रीन, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे मुल्क की सियासी सरहदों से आने वाली एक बड़ी खबर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया और इसी हवाले से
जो आज एक बयान जारी किया गया है उसमें तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात तक इंतखाबी अमल में शरीक नहीं होंगे। PTI ने इंतखाबी स्केड्यूल पर नज़रसानी का भी मुतालबा किया है और ये कहा है कि तमाम सियासी जमातों को मसावी इंतखाबी माहौल फराहम किया जाए। जो एलामिया है वो ये बताता है कि टिकट्स के इजरा से मुतालिक तमाम उमूर आइंदा फैसले तक मौखर रहेंगे और इंतखाबी अमल के किसी मरहले पर मजीद पेशरफ्त नहीं होगी। आज ही मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि PTI की लाहौर में असीर क़यादत ने पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को ख़त अरसाल करते हुए आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने की सिफारिश की थी। ज़राए कहते हैं कि यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैद रहनुमाओं की मुशावरत से खत में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि PTI के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी मैदान में उतारा जाए ताकि पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो बरकरार रहे। तमाम PTI ने बॉयकॉट का फैसला किया है, लेकिन क्या ये फैसला हतमी है और क्या इसके पीछे मुहर्रिकात जो हैं उनमें GB इलेक्शन की जो औसत कारकर्दगी है वो उसका कहीं अमल दखल है? ये जो हम जानेंगे PTI के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से, जो हमें इस वक्त जूम लिंक ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। हुमायूं साहब, कल शफी जान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने मैं ये बताया कि PTI को तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे होंगे, भरपूर तौर पर हिस्सा ले रहे होंगे। उन्होंने तो ये भी बताया था कि MWM से, जमात इस्लामी से आप लोगों की कुछ बातचीत भी चल रही है, लेकिन फिर आज क्या हुआ सर, अचानक से इतना बड़ा फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये फैसले आसान नहीं होते, मुश्किल होते। अब मुझे नहीं पता कि ये हतमी फैसला होगा, ये इसमें कोई नजरसानी होगी, लेकिन मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। देखिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। उसमें हिस्सा ना लेना, आप एक वॉइड स्पेस क्रिएट कर देते हो जिसमें आपकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब ये एक चीज है, और मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछें, लाइक एनी अदर पर्सन, जैसे कहा कि हम लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, भरपूर हिस्सा लेना चाहिए जैसे सारे। लेकिन अब इसके बाद मैं दो चीजें देखता हूँ, दो चीजें जो मेन देखता हूँ। एक, जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। नंबर 2, वहां का हाई कोर्ट कहता है कि तहरीक इंसाफ को आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर दो और इनको इनका निशान दो। चलो निशान नहीं देते हो, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी इनको रजिस्टर करना चाहिए। और ये अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट जो 2017 है, उसमें भी ये है कि अगर आपसे निशान हटा भी दिया जाए, आप एज अ पार्टी एग्जिस्ट करते हो, आप एक निशान पे नहीं लड़ते हो, आप अपने निशान पे नहीं लड़ते हो, लेकिन आप इलेक्शन में फिर भी हिस्सा लेते हो। और उस लिहाज से, जैसे किसी जमाने में आपने तीर का निशान या तलवार का निशान हटा के तीर का निशान से किया था, तो उसी तरीके से पार्टी बैन नहीं होती, पार्टी एग्जिस्ट करती है। लाहौर की जो आपकी क़यादत है उसकी ज़ाहिर बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे जो ज़ीरक सियासतदान हैं वो मौजूद हैं, वो ख़त लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जाएं, लेकिन पार्टी जो है वो बॉयकॉट कर देती है। तो आप चले ये कह रहे हैं कि वहाँ के अवाम एतमाद नहीं कर रहे हैं, तो आप भी एतमाद नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने लोगों पर तो एतमाद करें जो जेल में मौजूद हैं, सख्तियाँ काट रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको खतूत के ज़रिए जो मशवरे दे रहे हैं उन पर आप लोग अमल नहीं कर रहे सेनेटर साहब। देखिए, इस तरह है कि ये डिसीजन ऑब्वियसली जो हमारी लीडरशिप होती है उसका होता है। वो लोग, मतलब अगर आप मुझसे पूछें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे जाके और वहां पे जाके, जैसे वही मैं बात बता रहा था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो भी इस चीज के हक में है कि वहां पे बॉयकॉट होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें सामने रख के देखा जाए तो फिर इसकी गुंजाइश बनती है। हालांकि मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए, मतलब इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अगर वहां की अवाम इससे बॉयकॉट कर रही है तो फिर मेरी तुक नहीं बनती कि उसमें जाके हिस्सा लें। अच्छा, ऐसा क्या किया जाए अब वहां पर कि जिससे आप ये अपना फैसला जो है, ये आपका फैसला रिवर्स हो सके, आप लोग वापस आ सकें? ऐसी क्या और डिमांड्स हैं आपकी? देखिए, जब तक आप एक फ्री, फेयर या ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें कभी ना कभी अपना ये रुख ठीक करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है वो इसी फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पे। तो सर, इससे पहले भी तो आपके बकौल नहीं हो रहे थे ना, आजाद और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो रहे थे ना, तो सर फिर उसमें आप क्यों शरीक हुए थे सर? फिर हर एक चीज की एक हद होती है ना। अब ये लोग हद से गुजर गए। अच्छा, देखिए,
मैं आपको बताता हूँ, 11 मेरे ख्याल में 11 जुलाई 2019 को फाफन का एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें बताया था कि पाकिस्तान में कभी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन के अंदर धांधली की या इलेक्शन के अंदर मैनेजमेंट का वो जो ग्राफ ऊपर जा रहा है बहुत तेजी से, खासतौर पे 2002 के बाद 2013 में 2008 के बाद एक बहुत बड़ा जंप मारा 2013 में। चले मुझे खुशी हुई कि चले आप फाफन की रिपोर्ट को मानते हैं ना, तो अभी जीबी इलेक्शन के हवाले से फाफन ही की रिपोर्ट है कि बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं, बड़े आजाद इंतखाबात थे, जबरदस्त इंतखाबात थे, फाफन की रिपोर्ट है सर। देखिए मेरी बात सुने, आपने क्या है वो कहोगे कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को हिस्सा ही नहीं लेने देते क्या फेयर होगा? सर आपने जिक्र किया ना फाफन की रिपोर्ट का। नहीं देखिए ना, मैं उसी में बात करूं ना, उन्होंने पीटीआई को एज अ पार्टी तो नहीं माना ना, उन्होंने तो वहां पे इंडिपेंडेंस को कहा है, और इंडिपेंडेंस पे पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी होती है। आप मुझे एक बात बताएं, वहां पे जो अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बाहर निकाल रहे थे, सुबह बदर कर रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे, क्या वो फ्री एंड फेयर था? वो जो कर रहे थे, उसके बाद अगर आप जाके देखें, अभी आपने उधर भी देखा होगा, दोबारा मैं बताता हूँ कि वहां पे जो आपके पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया जाता था, हर जगह से बाहर निकाल दिया जाता था। तो अगर इसको आप फ्री एंड फेयर कहते हैं तो फिर ठीक है, कह दें। सर मैं तो नहीं कह रही, सर फाफन कह रहे हैं, जिसकी आप मिसालें दे रहे हैं ना, मैं तो बस ये अर्ज कर रही थी कि अगर जब आपके हक में फाफन कुछ लिख दे तो वो आप कहते हैं कि जबरदस्त है, किसी और के हक में कह दे। मैं एक बात बता रहा हूँ ना, जी हुमायूं साहब, फाफन ने जो लिखा था उस वक्त, जो मैं आपको बता रहा था, और अभी भी जो लिखा है, उन्होंने अपनी स्टडीज की होगी, लेकिन उन्होंने फाफन ने क्या ये लिखा था कि वहां पे लोगों को कैंपेन की इजाजत दी गई थी? फाफन ने क्या लिखा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत एक पार्टी जिसके अगर आप बल्ले का निशान छीन लें या उसका निशान छीन लें तो वो पार्टी ही खत्म हो जाती है। ठीक है, आपके तहफ्फुज़ात मौजूद हैं। ये ठीक नहीं है, ये बेसिक फंडामेंटल फ्लॉ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप इसको ठीक है नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं मैं ये ठीक नहीं कह रही थी, मैं ठीक कह रही थी कि चले जी मेरे प्रोड्यूसर के वक्त खत्म हो गया, तो मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। हुमायूं साहब को हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो आप कह रहे हैं जी आपका मौक़िफ़ पहुँच गया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आप सुन रहे थे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया गया था, लेकिन एकदम से अब इन इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दिया गया है। इसी हवाले से आज हम बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। कल